गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम सारणी के गुणधर्म को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने 5 गुणधर्म पढ़े थे। उसमें लास्ट जो अपन गुणधर्म पढ़ रहे थे उसमें अपन ने ये कहा था कि यदि कोई डिटरमिनेंट होती है और उसको मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो वो किसी एक पंक्ति या स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। अर्थात अपन यदि ये बात करें ए बी सी डी, इसका मान आपके पास में ये हो सकता है के ए के बी सी और डी, या फिर इसका मान ये हो सकता है के ए के सी बी और डी, या फिर इसका मान आपके पास में ये हो सकता है ए बी के सी के डी, और या फिर आपके पास में ये मान हो सकता है ए सी के बी और के डी। मतलब कोई एक पंक्ति या स्तंभ के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब उसका देखिए इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये इन्वॉल्व है, इसी का सेकंड पार्ट। यदि किसी सारणी में कोई अवयव कॉमन लेना होता है तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ में से कॉमन लिया जाएगा, न कि उसके प्रत्येक अवयव में से। एक बार रिपीट करता हूं कि यदि किसी सारणी में से कोई अवयव अर्थात कोई अशून्य राशि अपन को यदि बाहर निकालनी है, उभयनिष्ठ लेनी है, तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ में से लिया जाएगा, न कि उसके प्रत्येक अवयव में से। अब देखिए कैसे। यदि अपन बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक कोई डेल्टा मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है, जिसका मान है ए बी सी और डी, और एक आपके पास में डेल्टा 1 है जो है 2a 2b 2c और 2d। ठीक बात। अब डेल्टा 1 और डेल्टा में यदि मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो डेल्टा 1 बराबर, अब मेरे को यदि 2 कॉमन लेना है तो 2 इन दोनों में से ले सकता हूं, इन दोनों में से ले सकता हूं, इन दोनों में से ले सकता हूं, या इन दोनों में से ले सकता हूं, न कि इसके प्रत्येक एलिमेंट में से। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू ए बी 2c और 2d। ठीक बात। या फिर इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि इनमें से नहीं लेकर यहां से ले ले, या फिर यहां से ले ले, किसी भी टर्म से ले सकते हैं। अब वापस मैं इसको ऐसा ले सकता हूं 2 इंटू, अब इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो 2 इंटू 2 ए बी सी डी। तो ये जो मान आया है वो डेल्टा 1 बराबर 4 इंटू डेल्टा आ गया, अर्थात इसका 4 टाइम्स है। तो क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी सारणी में से कोई अवयव उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन लेना हो तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ में से लिया जाएगा, न कि उसके प्रत्येक अवयव में से। ठीक बात। तो ये थी आपके पास में 5th की सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि अपने कल के लेक्चर में आधी रह गई थी। अब अपन बात करेंगे 6th प्रॉपर्टी को लेके कि 6ठी प्रॉपर्टी आपके पास में कौन सी रहेगी। देखिए 6th प्रॉपर्टी में अपन देखेंगे, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में हो तो उसे उतने ही सारणिकों में या उतने ही सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है।
अब देखिए कहने का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने 3 लाइन लिख दी तो ज्यादा बड़े हो गई। अब अपन देखते हैं इसका मीन क्या है। तो यदि आपके पास में देखिए कोई एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, डेल्टा, जो कुछ इस प्रकार लिखी हुई है a प्लस एक्स, b प्लस वाई और c प्लस जेड, और यहां पर लिख दिया आपके पास में कोई भी टर्म लिख दिया आपके पास में, देखिए c1 c2 और c3, और यहां पर आपके पास में लिख दिया b1 b2 और b3। ये एक कोई सारणिक है, और मैंने क्या कहा है, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, मैंने इस पंक्ति की बात की, इसके सभी अवयव कौन कौन से हो गए, 1 2 और 3, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में हो। देखिए 2 संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का योग है, तो उसी सारणी को उतने ही सारणी के योगफल में, मतलब जितने अवयव का योग है उतने अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे लिख सकते हैं a b c, और ये हो गया c1 c2 c3 b1 b2 और b3, प्लस लास्ट का टर्म x y z, तो यहां पर x y z, और यह आ गया c1 c2 c3, और यह आ गया b1 b2 b3। ठीक बात, जितने देखिए 2 पंक्ति नीचे वाली सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इनका चेंजेज है। एक बार फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, और यदि थर्ड भी होगा तो तीसरी में डिटरमिनेंट इसके साथ में और आ जाएगी। अब इसका अपन प्रूफ देखते हैं। तो देखिए प्रूफ देखेंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, अपन बात करते हैं इसके अनुदिश में विस्तार कर रहा हूं, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, तो एलिमेंट आएगा a प्लस एक्स, और इसके साथ में कौन सी डिटरमिनेंट आएगी, ये वाली, तो c2 c3 b2 b3 माइनस b प्लस वाई इंटू, अब ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो c1 c2 b1 b3, यहां पर देखिए आपके पास में c3 है, ठीक है, तो देखिए c1 c3 b1 और b3, और प्लस c प्लस जेड, तो ये हो गया c प्लस जेड इंटू कौन सी आएगी, ये आएगी, तो c1 c2 b1 और b2। ठीक बात, अब मैं क्या करता हूं, इनको अलग अलग लिख लेता हूं। अलग अलग कैसे, पहले a का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये a इंटू c1 c2 b1 b2, फिर इसके साथ में b का टर्म लेता हूं, तो माइनस b इंटू c1 c3 b1 b3, और प्लस का c के साथ में c1 c2 b1 और b2। अब देखिए फिर मैं टर्म लेता हूं x का इसके साथ में, y का इसके साथ में, और z का इसके साथ में, तो प्लस देखिए क्या वैल्यू आएगी, x इंटू c1 c2 b1 b2 माइनस y इंटू ये टर्म आ जाएगा c1 c3 b1 b3, और प्लस z इंटू यह आएगा c1 c2 b1 और b2। अब यदि ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इन टर्म्स को कहां से कहां तक, यहां से यहां तक क्या लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ a b c, और ये हो गया c1 c2 c3 और b1 b2 और b3। ठीक बात, और प्लस अपन इसको लिख सकते हैं, देखिए इन तीनों टर्म को मिलाकर एक डिटरमिनेंट x y z c1 c2 c3 और b1 b2 और ये b3। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ 2 अवयवों का योग है तो 2 सारणी के योगफल के रूप में लिख दिया। ये मैट्रिक, ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है और ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है। ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि यदि अपन इसका एक्सपांशन करेंगे तो पहले a आएगा, इसके साथ में ये, माइनस b इसके साथ में ये और ये, तो यही आपके पास में डिटरमिनेंट प्राप्त होगी। तो अपन ने क्या कहा, यदि ऐसी कोई सारणी जिसका कोई भी पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक अवयव के योगफल के रूप में हो तो उसे उतने ही सारणी के एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है। यदि यहाँ 3 योग होगा तो 3 सारणी आएगी। ठीक है, तो देखिए अपन एक यदि 3 का एग्जाम्पल लेके देखें तो किस प्रकार आएगा।
अब देखिए यदि मैं बात करता हूं यहां पर a प्लस एक्स प्लस यहां पर p और यहां पर बात करता हूं q, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक डिटरमिनेंट ये आ जाएगी a b c1 c2 और p1 और p2, सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले एलिमेंट लिए। फिर आपके पास द्वितीय एलिमेंट बात करें तो x और y, तो ये हो गया x y c1 c2 b1 और b2। फिर अपन बात करेंगे लास्ट एलिमेंट p, तो ये हो गया p q c1 c2 b1 और b2। तो ये हो गया आपके पास में तीन सारणी के योगफल के रूप में। ठीक है, तो ये थी आपके पास में 6th प्रॉपर्टी। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 है, वो कहती है कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य या असर राशि से गुणा कर किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के योग के रूप में लिखा जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक बात, क्या कहा है मैंने कि यदि किसी सारणी में, अपन इसका एग्जांपल लेके बात करते हैं कि ये कोई आपके पास में एक सारणी है, किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी असर राशि से गुणा कर, मान लीजिए आपके पास में ये है a b c p q r और ये l m और n, ये आपके पास में 3x3 की एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस डिटरमिनेंट में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। कैसे करवा देता हूं? ये आपके पास में क्या है, पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। इसी प्रकार ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, कोई भी कॉलम या पंक्ति ले सकते हैं। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि डेल्टा 1 बराबर, क्या चेंजेज ला रहा हूं कि r1 की जगह मैं r1 प्लस xr2 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? r1 प्लस xr2, मतलब r1 जो पंक्ति है उसके साथ में इस r2 पंक्ति में किसी x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन x क्या है, कोई भी एक असर राशि है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और फिर वो r1 में मैं जोड़ देता हूं, योग के रूप में लिखा जाए, तो सारणी का मान वापस यही प्राप्त होगा। कैसे? देखिए a प्लस px, b प्लस qx और c प्लस rx, और ये हो गया p q r, और ये हो गया आपके पास में l m और n। ये पूरी आपके पास जितनी भी लैंग्वेज लिखी हुई है वो इस लाइन को इसमें दिखा रही है, अर्थात इस डिटरमिनेंट का इसमें दिखाना आपके पास में। जरूरी नहीं है कि कोई पहली पंक्ति ली जाए, दूसरी भी ले सकते हैं, तीसरी भी, लेकिन ध्यान रहे यदि अपन पंक्ति की बात करें तो पंक्ति में जोड़ेंगे और स्तंभ की बात करेंगे तो स्तंभ में ऐड करेंगे। अब इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर आएगा, ये प्रॉपर्टी कह रही है। अब बराबर कैसे आएगा वो अपन दिखाते हैं। अभी मैंने प्रीवियस प्रॉपर्टी जो कि 6 नंबर थी उसमें क्या बताया
कि यदि किसी सारणी के सभी अवयव दो या दो से अधिक अवयव के योग के रूप में हो तो उसे उतने ही सारणी में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दो अवयव का योग है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन प्लस यहां पर क्या लिख सकता हूं, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स पी क्यू आर, तो ये हो गया एल एम और एन। ठीक बात, इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं, देखिए एज इट इज लिखूंगा, प्लस अब मैंने कहा था कि कोई भी डिटरमिनेंट है उसमें कोई अवयव कॉमन लेना है तो एक पंक्ति या स्तंभ से लिया जाता है। तो इन तीनों, ये जो पहली पंक्ति है इसमें से मैं x बाहर निकाल सकता हूं, तो ये हो गया x, ये हो गया p q r p q r और ये हो गया l m n। अब आप कहोगे या तो सर दो डिटरमिनेंट आ गई और यहाँ एक ही डिटरमिनेंट है, लेकिन यहाँ यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि किसी सारणी में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो अर्थात आइडेंटिकल हो, इसमें आपके पास देखिए ये पंक्ति और ये पंक्ति क्या है, समान है। ठीक है, तो यदि किसी सारणी में कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ समान होने पर उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा 1 बराबर ए बी सी पी क्यू आर और एल एम एन प्लस एक्स इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा के बराबर आ गया। अर्थात जो डेल्टा 1 का मान था वो डेल्टा के बराबर आ गया, क्योंकि इस सारणी का मान 0 होगा। अपने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि यदि किसी सारणी के कोई भी दो स्तंभ या दो पंक्ति समान होती है तो उस सारणी का मान 0 होगा। इसका मान आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये थी आपके पास में इसकी 7th प्रॉपर्टी, जिसमें अपन ये कह रहे थे कि किसी भी पंक्ति को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो पहले वाली सारणी के जैसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये थी आपके पास में 7 प्रॉपर्टी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी को लेके। वो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, त्रिभुजाकार आयु से संबंधित त्रिभुजाकार आयु से संबंधित सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के रूप में होता है। अब देखिए मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया था त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है। ये इस प्रकार का कोई अवयव देखिए ए बी सी इंटू 0, या फिर अपन इस प्रकार का दे सकते हैं ए बी सी और 0। ठीक है, जिसमें अपन ने कहा था कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव या मुख्य विकर्ण के आपके पास में ऊपर के अवयव क्या होंगे, 0 होंगे, तो उसे अपन त्रिभुजाकार अवयव कहते थे। इसे बोलते थे ऊपरी त्रिभुजाकार, इसे बोलते थे निम्न या निचला त्रिभुजाकार। अब यदि अपन इसकी बात करें कि डेल्टा बराबर ए बी सी ऑफ 0, तो इसका मान क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, तो 0 हो जाएगा, तो ये ए सी आ गया। इसी प्रकार डेल्टा 1 बराबर ए बी सी और ये 0 की बात करें तो इसका मान भी ए सी, तो ये मुख्य विकर्ण का गुणनफल क्या होगा, ए सी हो गया। इधर भी मुख्य विकर्ण का गुणनफल ए सी हो गया। अब अपन बात करें यदि 3/3 की, तो 3/3 क्या होगा, L A B और ये हो गया आपके पास में कोई भी N M और आपके पास में P और ये आपके पास में 0, ये 0 और ये 0।
क्योंकि मुख्य विकर्ण कौन सा है भाई, ये है। और मुख्य विकर्ण के या तो ऊपर के अवयव सभी जीरो होंगे या नीचे के। अब मैं इसका एक्सपांशन करता हूं, तो देखिए एक्सपांशन मैंने कहा था जिसमें अधिकतम शून्य हो उसी के अनुरूप करना, तो L के अनुदिश करूंगा तो क्या आएगा, देखिए P 0 M और P, तो इसका मान आ जाएगा L इंटू B और P और माइनस 0, तो क्या वैल्यू आ गई LBP। और मुख्य विकर्ण का गुणनफल क्या है, LB और P। तो अपन ने कह दिया यदि कोई जो डिटरमिनेंट है वो त्रिभुजाकार है तो उसका मान हमेशा उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के रूप में होता है, या L का गुणा B, B का गुणा P, LBP, या A इंटू C AC, या A इंटू C AC। तो अपन ने क्या कह दिया, जब भी आप क्वेश्चन में त्रिभुजाकार सारणी देखते हो तो उसका मान हमेशा मुख्य विकर्ण के गुणनफल के रूप में होता है।